हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी के लिए सबसे अच्छा तरीका है बीपीएससी के कोर्स को रिवाइज करने का कि अब वो समय आ गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बारी और सॉल्व कर ले। आप लोगों ने तैयारी करने से पहले एनालाइज किया होगा, नहीं किया होगा तो अब तो बिल्कुल ही आपको कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपना पूछ कर ले कि ये तो होना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब सिंपल इतना नहीं है कि 150 क्वेश्चन नहीं। सबसे पहले इसमें से हम बाहर करते हैं 10 मैथ्स के क्वेश्चन बाहर करते हैं। उसके अलावे 30 क्वेश्चन बाहर करते हैं जो करेंट अफेयर्स का होता है। और बचा जो 110 क्वेश्चन, इसको आपको मान के चलना है कि इससे कम से कम 5 या 10 गुना ज़्यादा फैक्ट्स आपको एक पेपर से कलेक्ट करने हैं। कैसे करने हैं और साथ ही साथ मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि आपको नहीं पता हो तब कैसे करेंगे। क्लियर, एक्यूरेट हमें नहीं पता है तो कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन भी हम डील करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, इसमें हमने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का डिस्कस किया था। आज वाले वीडियो में हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस साल के? 66 बीपीएससी का। हम आगे से पीछे चलेंगे, पहले 66 फिर 65 ऐसे करके चलेंगे। ये है मॉडर्न हिस्ट्री। 1 से 8 क्वेश्चन के बीच क्या क्या था? एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री था। अब 9 to 24 ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। 15-16 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय। देखो, अगर मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। भाई नहीं आता, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, तब कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पे सिर्फ बंगाल की बात करें, यानी इंडिया लेवल पे अभी ब्रिटिश आया नहीं है, इतना तो मान के चल सकते हैं ना। लेकिन हमें ये तो पता है कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था तो ये तो आया था जब इंडिया लेवल की सरकार आ गई थी, इंडिया लेवल पे आ गए थे लोग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक तो कुछ उस समय आए थे जब सती प्रथा हटने वाली थी, ठीक है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थोड़ा सा लेट आए थे। कर्जन तो बहुत बाद में आया था। कर्जन तो आप ऑप्शन में भी नहीं सोचना। कर्जन तो भाई बंगाल पार्टीशन के समय आए थे, तब तो पूरे देश में बहुत सारे लीडर उठ चुके थे, तो ये तो होंगे ही नहीं। और एक चीज़ आपने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में क्या याद रखा है? वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत याद होगा कि ये तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद नाम में आए थे। तो लेकिन गवर्नेंस इन बंगाल और रेगुलेटिंग एक्ट में कोई ड्वेल सिस्टम था नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट तो हम पॉलिटी में किए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में किए थे, इसमें तो कोई ड्वेल सिस्टम था ही नहीं बंगाल का। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। ये तो वो हो गया हमें कब? तो ऑप्शन एक ही बचा। आप बोलोगे ई क्यों नहीं लगा? जनरली हमें ऐसे नाम वाले क्वेश्चन में ई नहीं लगाते हैं। ई लगाने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन में ई आंसर होता है, ठीक है ना। तो भी मैं आपको बताऊंगा जब एक वीडियो उस पर बनाएंगे कि ई वाले पे कहाँ पे ज़्यादा आंसर आता है, किस केस में। तो ई वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो वैसे ही मैं बताते चलूँगा, ठीक है। अब देखो, तो अब नाम किन किन का याद रहना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये बात सब देखो। सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, जब डुअल सिस्टम आया था, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल याद होना चाहिए। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया याद होना चाहिए। फर्स्ट वायसरॉय याद होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया याद होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट इंडियन थे, ये सारा नाम याद होना चाहिए, इंडियन, ठीक है ना। ये सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ याद होने चाहिए, ठीक है। और मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका, तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सोचो, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग participated in the Parliament of Religion held at Chicago in 1893। देखो, एक चीज़ आप ध्यान देना। अब बोलोगे ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता, नहीं आता तो कैसे करेंगे? कुछ को ऑप्शन तो आप सीधा सीधा बाहर कर सकते हैं। भाई राजा राम मोहन राय जी का नाम हमने सुना है 1829 में, जब सती सिस्टम हटा था। इतने ज़्यादा एज तक तो नहीं रह सकते ना यार, तो ये ऑप्शन आप तो सीधे बाहर कर देंगे।
महात्मा गांधी जी वाले ऑप्शन को भी आप छाट सकते हो, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में थे, इसके आसपास। ठीक है, अब इन दोनों में कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो मैंने देखा बिल्कुल आपको नहीं पता था तो भी 2 ऑप्शन हटा दिया मैंने, लेकिन इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। हम सबको पता है उनके भाषण के बारे में, जब अमेरिका के शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, रिलीजन में, तो मैं हिंदू रिलीजन को ये गए थे, अब हिंदू रिलीजन का भाव रखने गए थे। ठीक है, और कोई दिन शिकागो में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा हाँ, यहाँ पे उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की बात की थी, ये बात याद रखिए, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की थी। उसका दयानंद सरस्वती जी के बारे में हमें थोड़ा बहुत ये इन्फॉर्मेशन तो बोला ही होगा कि इन्होंने बोला था इंडिया फॉर इंडियंस, कि इंडिया फॉर इंडियंस, कि इंडिया जो है इंडियंस के लिए है और इंडियंस ही इंडिया के भलाई के बारे में सोच सकता है, कोई ब्रिटिशर्स नहीं सोच सकता। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की गठन की थी। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज बनाया था, उससे पहले अर्लियर में आत्मीय सभा बनाया था। ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन के साथ ये अटैच थे। ठीक है, ये भी बात याद रखिए। नहीं, रामकृष्ण मिशन के साथ अटैच थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हु एस्टाब्लिश स्वराज पार्टी। पहले तो एक चीज़ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, बहुत लोग, इवन मेरे कई दोस्त हैं, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते थे कि स्वराज पार्टी, दोनों बिल्कुल अलग है, फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते थे स्वराज पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के बीच, और ये उल्टा पुल्टा लगा देते थे। ठीक है ना, स्वराज पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, ये 1923 में, ये 1934 में। क्लियर। स्वराज पार्टी को गठन किया था CR दास जी ने और मोतीलाल नेहरू में। एक समय की बात है, आपको पता है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा कांड के बाद फेल हो गया था, तो 2 ग्रुप में बट गया था। एक थे नो चेंजर्स और एक थे मतलब जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चेंज होना, वो चाहते थे कि भले ही अभी हमारा मूवमेंट रुक गया है, लेकिन इस बीच हम लोगों को एजुकेट करने में अपना समय बिताएंगे, कैसे मासेस को और ज़्यादा अवेयर करने किया जाए, ये सब कराएंगे। लेकिन एक तरफ एक गुट था जो चाहते थे कि हम काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। वो कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास क्या थे उस पार्टी के, बताइए। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। CR दास एक्चुअली प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। लेकिन अगर सोशलिस्ट पार्टी की बात करो, सोशलिस्ट पार्टी में 2 लोग थे, एक थे आचार्य नरेंद्र देव, ये थे प्रेसिडेंट, और जयप्रकाश नारायण साहब, ये गांधीयन थे, ये थे सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक तरफ था जो ग्रुप था ना, एक को मैंने नो चेंजेस बोल दिया था, दूसरे को स्वराजिस्ट बोलते थे, स्वराजिस्ट, इसलिए इनको स्वराज पार्टी बोला गया। ठीक है ना। BR अम्बेडकर की एक पार्टी है बहुत फेमस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बाद में इसी का नाम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रखा था। ठीक है, ये आराम से कर सकते थे। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण, नील दर्पण, इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर इज डिस्प्लेस। देखो ये मुझे नहीं भी आता है तो भी मैं 1-2 ऑप्शन तो छाट ही दूंगा। ठीक है ना, और ये सब बहुत बेसिक है, ये सब पता होना चाहिए यार, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कभी भी इस ऑपरेशन वगैरह, क्योंकि ये एजुकेशन आर्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ऑप्शन में छाट दूंगा। और शरत चंद्र चटर्जी जी को मैं इसलिए छाटता हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर नाम है, मैंने तो नहीं सुना था इवन क्वेश्चन देखने से पहले, फिर पता चलता है कि देवदास जो बुक है इन्होंने ही लिखा था, लेकिन इतना हम लोग नहीं पढ़ते, तो ये ऑप्शन में हम लोग छाट देंगे सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद बरिंद्र घोष और दीनबंधु मित्रा। देखो इसमें कन्फ्यूजन होना लाजमी है, अगर नहीं पता होगा तो आपको, अब ऑब्वियसली क्योंकि ये आंसर नहीं होगा तो आपके पास 40% है ऑप्शन करेक्ट होने का, तो ये लगाना, फिर 50% चांसेस है, तो दोनों में से एक लगा ही देना।
ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर है दीनबंधु मित्रा। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कुछ कुछ ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, इवन नेम वाला क्वेश्चन हो तो भी, क्योंकि बहुत टफ है ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना। फिर भी कुछ ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना इंसान कैसा लिखता है। ठीक है, तो बरिंद्र घोष और दीनबंधु मित्रा। तो दीनबंधु मित्रा जी ने ही लिखा था नील दर्पण, ये हम सबको पता है। ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नील दर्पण जो किताब लिखी थी, कब लिखी थी? 1858-59 के समय जो इंडिगो जो फार्मर की हालत खराब थी उसके बारे में लिखा था। इंडिगो जो एक रिवेलियन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। यहाँ से पता नहीं चलता, लेकिन आप देख लो बंगाल में हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन से पता नहीं चलता। बंगाल में 1860 के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाँ इतना याद रख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब हमें पता है गीतांजलि, फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और ये गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में इनको मिला था, ये बात याद रखिएगा। और गीतांजलि के अलावा गोरा भी इनकी रचना है, गैर बैर भी इनकी रचना है, गैर बैर। ठीक है ना। और उसके अलावा बरिंद्र घोष की बात करते हैं, इनकी एक बहुत अच्छी मेमोरीज है, मतलब ये जब लिखते थे कब, जब इनको 12 ईयर का एक्साइल इनको घोषित किया गया था, 12 साल के लिए अंडमान में, वहाँ पे लिखे थे। उसके बाद 1933 में इन्होंने इंग्लिश वीकली स्टार्ट की जिसका नाम है द डॉन ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये ऑल्सो एसोसिएटेड थे एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था स्टेट्समैन, और 1950 में ये एडिटर बन गए थे बंगाली डेली दैनिक बासुमती का। तो क्या क्या याद रखना है हमें? द डॉन्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, बासुमती, और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, चलिए देखो, वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, फिर भी मैं आपको ये बिल्कुल, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो मैं ज़्यादा आपको ऐसा नहीं करूँगा कि बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। द फेमस बैटल ऑफ वांडीवर्स इन 1760 वाज फॉट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट हुम। देखो, फिर भी अगर नहीं पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कैसे कर सकते हैं इसको? देखो 3 ऑप्शन तो मैं पहले बाहर कर दूंगा, नन ऑफ द, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो कार्नेटिक वॉर जो हुआ था वो तो फ्रेंच के साथ हो रहा था जब वॉर, तो उसको कार्नेटिक वॉर बोला जाता है। तो ये ऐसा ऑप्शन फिर नहीं होगा, मतलब फिर से कार्नेटिक वॉर, दूसरे को कार्नेटिक वॉर कैसे बोल सकते हो? स्पेन के साथ लड़ाई भाई मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं सुनी है, स्पेन के साथ लड़ाई नहीं सुनी। अब जो मैसूर के साथ लड़ाई हुई वो टीपू सुल्तान वगैरह के साथ हुई, टीपू सुल्तान, और इसकी लड़ाई ये बहुत लेट शुरू हुआ है। अगर मुझे याद है टीपू सुल्तान की एक लड़ाई हुई थी 1799 के आसपास, टीपू सुल्तान, उससे पहले हैदर अली। तो ये लड़ाई लेट 18 सेंचुरी में हुआ है, और वांदीवास थोड़ा सा पहले आपको लग रहा है। तो ये किसके साथ हुआ? फ्रेंच के साथ हुआ है। ठीक है ना, फ्रेंच के साथ। ठीक है ना, फ्रेंच के साथ लड़ाई किया। देखो एक बारी क्या किया था इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो उनके अपने यूरोपियन हैं उन सबको हराया, फिर जो इंडियन वालों पे भी रहा। ठीक है ना, तो मैसूर से लड़ाई थोड़ा सा बाद में हुआ। ये क्वेश्चन अगर आप, मतलब कि अगर मेरे तरह स्टूडेंट हो जो वॉर वगैरह को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उनके लिए है ये तरीका। ठीक है ना, क्योंकि देखो कार्नेटिक वार बहुत फेमस है, 3 कार्नेटिक वार होता है, तो या तो दिमाग में आ ही जाता है कभी ना कभी पढ़ते, लेकिन याद नहीं करना है वॉर के बारे में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ वांडीवर्स हुआ था ना, ये कार्नेटिक वॉर का लास्ट वॉर था। ठीक है ना, 3rd बैटल ऑफ वॉर। ये वांडीवर्स या वांदीवस ये तमिलनाडु में है, याद रखना है। जनरल आयरे कोटे ये इंग्लिश के था, इसने फ्रेंच को बिल्कुल तबाह कर दिया था, ये बात याद रखना। 3 वॉर हुआ था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड और थर्ड, ये याद रख सकते हो। और ज़्यादा आपका मन है याद रखने का, पहले कार्नेटिक वॉर के बाद हुआ ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपले, सेकेंड के बाद हुआ ट्रीटी ऑफ, आप बता सकते हो, आई थिंक मद्रास हुआ था। ठीक है, थर्ड में तो पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये मुझे बताना ये। ठीक है, ट्रीटी कौन सा था?
हाँ, और नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। भाई अगर ये नहीं पता होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किसके, मुस्लिम के लिए, किस में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको क्या बोलते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इससे पहले मुस्लिम लीग बन चुका है 1906 में, ठीक है ना, ढाका में, ठीक है ना। चलिए एडिशनल फैक्ट में हाँ चलो, एडिशनल फैक्ट में बाकी एक्ट के बारे में दिया है। 1773 वाले एक्ट के बारे में हमें कुछ कुछ चीज़ें पता ही होना चाहिए। पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना शुरू किया, ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बना था। किस फोर्ट में, फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट। उनका नाम, पहले चीफ जस्टिस का क्या नाम था, प्लीज़ यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे अलग चीफ जस्टिस है और, लेकिन जब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था किस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, तब चीफ जस्टिस अलग थे। प्लीज़ दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। इनका एलियाज करके था, एम्फी करके, एलियाज एम्फी। यहाँ पे मॉरिंज के था, क्योंकि नाम मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि पूरा नाम नहीं आते, क्योंकि ये नाम कभी भी आपको लिखने नहीं है मेंस में, ठीक है ना, तो प्रीलिम्स में बस सामने आ जाए तो पता चल जाए। पिट्स इंडिया एक्ट में हमें पता है 2 बॉडी बन गया था, इसीलिए डुअल पार्लियामेंट सिस्टम बोलते हैं 1784 में। BOC प्लस COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है पहले से था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है नया बॉडी बना, नया, ये पुराना था। भाई पुराना है तो इसको पैसा वाला काम दो, तो इसको रेवेन्यू वाला काम दे दिया था, इसको पॉलिटिकल अफेयर्स वाला काम दिया था, लेकिन इसको साथ में इसके कंट्रोल भी करना था इसको ऊपर से, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था, ऑप्शन है, इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है। पहले कौन बने थे, विलियम बेंटिक। यही बंदा है जिसने सती सिस्टम को हटाया था राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, ये क्वेश्चन मतलब बहुत टफ है, क्योंकि नहीं करते कोई लोग। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैज स्टडीड, जो लोग डिटेल में किए हो पता नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया जा सकता है इसको करने का, लेकिन आप करेक्ट आंसर पे फिर भी नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। देखो गांधी जी से रिलेटेड बचपन की कुछ पता चलती है, तो हमें इतना तो पक्का पता है कि यार राजकोट नाम तो ज़्यादा नहीं आता, न राजकोट न जूनागढ़, तो 2 वर्ड तो हम सीधा सीधा बाहर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 2 ऑप्शन बचाता है कि भावनगर और अहमदाबाद, ठीक है ना। इन दोनों में से आप किसी को लगा देना। आंसर है शामल दास कॉलेज, अहमदाबाद में उसका नाम है गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको जनरली नहीं मिलता है गांधी जी को। ये तो हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। यार ये कितना बार आ गया है। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1869। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग खनक जाना चाहिए कि यार एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसमें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ऐसे क्वेश्चन में, तो ई लगा के आ जाना आँख मूंद के, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब प्लीज़ फिर एक चीज़ और मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप फिर ये मत देख लेने लगना कि ये इसके साथ, भाई ये क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको पूछा है थोड़ा दूसरे तरीके से, तो बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि वो इसको मिलाएगा, ये इसको मिलाएगा, ये इसको मिलाएगा, क्योंकि ये पूछना ही नहीं चाह रहा है। ये समझे ना, क्वेश्चन बनाने वाले, फ्रेम करने वाले ने ये पूछने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, नाना साहब कानपुर, ठीक है ना। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये भी करेक्ट है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। बेगम जीनत महल, ये भी थी, और मेन तो थे जनरल बख्त खान, ठीक है ना। तो ये होगा मतलब एक से अधिक वाला।
मोर देन वन ऑफ एवर, इसमें ये वाला करेक्ट नहीं होगा, मतलब इसके कारण ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अबाउट व्हिच एक्ट्स जवाहरलाल नेहरू हैड सेड बी वेयर प्रोवाइडेड विथ अ कार विथ ऑल ब्रेक एंड नो इंजन। देखो, अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन, मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना डीप, देखो मैं मान के चल रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में जो 16 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं किया जा सकता अगर आप सिंपल बेसिक फैक्ट नहीं करते। जैसे महात्मा गांधी जी के कॉलेज नहीं जाते लोग, नहीं करते। देखो, अगर कोई कहीं से एमसीक्यू किया होगा, कहीं से बहुत सारा देखा होगा, बहुत ज़्यादा, तो कहीं से हो गया होगा तो अलग बात है। इवन इस एक्ट के बारे में कि एक्यूरेटली ये बात कही होगी, देखो हम लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे स्टेटमेंट को हम लोग याद करते हैं, लेकिन ये नहीं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखो, जवाहरलाल नेहरू इस समय तो थे ही नहीं, एक्टिव नहीं रहे होंगे इस समय, तो आई थिंक जन्म भी नहीं हुआ था, और बिल्कुल नहीं हुआ था, मतलब जन्म इस समय भी अगर रहे होंगे तो बच्चे रहे होंगे, क्योंकि खुद सोचो ना, अगर कोई बंदा 1970 में जिसका डेथ हुआ होगा, ठीक है ना, 1964 के आसपास डेथ हुआ, ठीक है ना, तो वो 1910 में, ठीक है ना, 1964 में डेथ हुआ, अगर मान लो 60-70 के साल के एज में डेथ हुआ, इतना भी नहीं हमें पता होना चाहिए, तो 1900 के आसपास जन्म हुआ, तो इस समय तो बिल्कुल थे ही नहीं, ठीक है ना। और हमें बिल्कुल इतना पता है कि इस एक्ट के थ्रू वो एक्टिव नहीं थे, क्योंकि इस समय कौन एक्टिव थे, मोतीलाल नेहरू। कैसे एक्टिव हमें पता चल गया, मोतीलाल नेहरू फादर थे, एक्टिव कैसे हमें पता चला, इवन 1928 में नेहरू रिपोर्ट के समय भी ये ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो अगर ये स्टेटमेंट दिए रहते तो चलो ठीक भी बात है, और जो बंदा अभी बच्चा है या पॉलिटिक्स में आ भी गया तो उतना एक्टिव नहीं है, तो उनके स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए ये एक्ट आंसर होगा। और एक और चीज़, इसमें ई होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ऐसे आपको बहुत मन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा है, ई ऑप्शन तो नहीं देंगे ना, समझ में आना, तो डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना, एक्ट ऑफ 1935, ठीक है ना। तो इवन चाहे ये वाला क्वेश्चन हो या महात्मा गांधी जी के कॉलेज का, दोनों में से एक किया जाना, मतलब इवन आप फाइनल, इसको तो मैं 100% सर्टेन मान रहा हूँ, करना ही पर चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है भाई। ये तो बहुत आसान है, ये कई बार हम लोग किया। हाउ मेनी डेज दांडी मार्च लास्ट, ये 24 डेज था। ये देखो, ये बेसिक फैक्ट है, हम लोग कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 240 माइल था, और 12 मार्च को ये बेगन हुआ था, और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था, ठीक है ना। हु इज़ द ऑथर, ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक्चुअली हुआ क्या था, पहली बार जब आंसर आया था, फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने आंसर आया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल दे दिए थे, लेकिन उनको जब सेकेंड बार आंसर आया तो उन्होंने चेंज करके अपना आंसर ई किया, और एक करेक्ट भी है, ठीक है। हुआ क्यों, यहाँ पे ऑथर पूछा है, ऑथर एक्चुअली थे कौन, ऑथर है बिस्मिल अजीमाबादी। एक्चुअली एक चीज़ आपको आंसर, मैं अगर एक बार बीपीएससी में पूछा था ना, बीपीएससी में तो ऑप्शन सिर्फ दिया था बिस्मिल लिखा था, तो उस समय करेक्ट हो गया था आंसर, क्योंकि सिर्फ बिस्मिल वर्ड लिखा था, तो बिस्मिल अजीमाबादी या राम प्रसाद बिस्मिल दोनों सेम ही बात है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब आंसर आया ना, ये क्वेश्चन बीपीएससी में 3 से 4 बार पूछा, एक बार जब ऑप्शन था बिस्मिल, उस समय बिस्मिल करेक्ट हो गया, उसके बाद हर बार ई करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन बीपीएससी वही देती है, ठीक है ना। तो ऑथर कौन है, बिस्मिल अजीमाबादी। लेकिन अगर पूछा जाए कि किन्होंने इस सॉन्ग को पॉपुलर किया, वो है राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनका नाम आप लोग किस किस कांड में, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में आप लोग इंसिडेंट में जिसका नाम आप लोग यूज करते हैं। चलो, ये तो बहुत आसान है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। Which movement was started as a reaction to the partition of Bengal? Obviously स्वदेशी मूवमेंट प्लस बायकॉट मूवमेंट। ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको नहीं समझाऊंगा।
हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड appeared for the INA trials at दिल्ली इन 1945-1946। ज़्यादा का तो नहीं, लेकिन दो नाम मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, एक भूला भाई देसाई जो लीड कर रहे थे इस ग्रुप को, और एक थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, अगर जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन होता तो ई आंसर हो जाता, मोर देन वन ऑफ द एबव के कारण। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही करेक्ट है, भूला भाई देसाई। और कौन कौन लोग थे, एक है तेज बहादुर सप्रू, उसके अलावा कैलाश काटजू, अशरफ अली, कैलाश काटजू, असफ अली और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बोलते हैं कि ये गांधी जी से मिले थे किस मूवमेंट के समय, जब गांधी जी चंपारण गए थे, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो दो कमेटी थी ना, एक थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और एक स्टीयरिंग कमेटी, इन दोनों के चेयरमैन भी थे। के एम मुंशी साहब की बात करते हैं, और ये जो के एम मुंशी साहब ना गुजरात लिटरेचर के बहुत जाने माने आदमी हैं। इन्होंने फाउंड किया था भारतीय विद्या भवन, एक एजुकेशन ट्रस्ट है 1938 में। सरदार पटेल साहब के बारे में तो हमने बहुत, बरदौली सत्याग्रह इनका बहुत फेमस है। उसके बाद से ही बरदौली सत्याग्रह के कैंपेन के बाद से वहाँ की वुमेन इनको सरदार बोलने लगी, लेकिन ये भी ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है ना, 22 नंबर। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और इतना बार रिपीट हुआ है इस क्वेश्चन को। मैडम कामा ने अनफोल्ड किया था इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग फॉर फ्रीडम स्टुगार्ट में, जर्मनी में है स्टुगार्ट। ठीक है ना, ये एक जो कांग्रेस में गए थे इंडिया को पार्टिसिपेट करने। ठीक है ना, एक ग्रुप हुआ था, वहाँ पे गए थे एक ओकेजन पे जर्मनी में, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें 1907 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, तो वहाँ पे किया था। ठीक है, उसके अलावा हाँ इतना ही। उसके अलावा और भी ये टॉपिक आपको कहाँ होगा, जो मैंने रेवोल्यूशनरी आउटसाइड इंडिया नहीं करवाया, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, और चलिए इतना ही याद रखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से यार यहाँ पे यार देखो, बीकाजी रुस्तम कामा, जिनको मैडम कामा ही बोला जाता है, ये भी प्रोमिनेंट फिगर है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ये श्यामजी कृष्णा वर्मा के साथ आई थी, और इनको बोला जाता है कि लंदन इंडियन कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, और कामा ने रिलोकेटेड टू पेरिस और इसके साथ काम की थी और फाउंड किया था पेरिस इंडियन सोसाइटी। ये बात याद रखना कि कामा ही इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट थी पेरिस इंडियन सोसाइटी का। इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है, विनोबा भावे, भाई हम सब तो बहुत बेसिक याद करते कि ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह है, सेकंड तो जवाहरलाल नेहरू है, तो ये तो सीधा सीधा गलत। ठीक है ना, आपसे पूछा कि कौन सा करेक्ट है। सी आर दास को हम लोग क्या बोलते हैं, सी आर दास को हम लोग देशबंधु बोलते हैं, हाँ ये करेक्ट है। विलियम वेंडरबर्न, ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था इन 1907। नहीं भाई, ये तो हमने देखा है कि भाई एक चीज़ और याद करें, इनका हमें नहीं भी याद है तो भी हमें पता होगा कि यार 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट में हम लोग इतना बार किए हैं, अगर कोई ब्रिटिशर्स होता तो हमें पता नहीं होता, तो ये तो गलत है। श्यामजी कृष्णा वर्मा, ये फाउंडर है पेरिस हाउस इन पेरिस, नहीं, ये लंदन में इनका हाउस था। ये रिवॉल्यूशनरी थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे। इन्होंने इंडियन हाउस रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस या द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये सब लंदन में बनाया था, तो ये तो गलत है। तो बी इज ओनली करेक्ट आंसर। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। व्हिच डे वाज डिक्लेयर एज ए पूर्ण स्वराज डे। देखो आपको पता है ना, 1929 के 31 दिसंबर को
जवाहरलाल नेहरू मिलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, और इसमें बोलते हैं कि एक तो पूर्ण स्वराज मनाया जाता है, बताते हैं कि अब तो हम पूर्ण स्वराज घोषित कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम अगले साल से 26 जनवरी को अपना पूर्ण स्वराज डे बनाएंगे। तो पहला पूर्ण स्वराज डे एक्चुअली 26 जनवरी 1930 को मनाएगा, पहला पूर्ण स्वराज डे, याद रखिए, ठीक है ना। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 16 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो बिल्कुल नहीं भी आ रहे थे वो भी उसमें से आप 1 या 2 क्वेश्चन कर सकते हो, और बाकी बहुत घिसा पिटा, और 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन रिपीटेड है। घटना चक्र कर लोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमें घटना चक्र भी करना है, घटना चक्र को कैसे कम टाइम में करें वो भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसका मेरा मेन फोकस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मेन फोकस है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, नहीं इन्फॉर्मेशन भी दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर नहीं आ रहा है तो कैसे करें, ठीक है ना, मैं कैसे डील करता हूँ ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बाद क्या है पॉलिटी है, पॉलिटी डिस्कस करेंगे। पॉलिटी और ज्योग्राफी हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप 95, ये हम लोग 20 डेज में कवर कर लेंगे, 9582062485, ठीक है ना। इसको हम 28 अप्रैल तक ये वाला कवर कर लेंगे, और टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा है वो तो एग्ज़ाम 31 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद आपको 6-7 दिन मिलेगा खूब रिवाइज करना बस, या इन सबको रिवाइज करना, लेकिन प्लीज़ 28 अप्रैल तक ये पूरा कवर कर लो। प्रीवियस ईयर प्लीज़ कर लो, टेस्ट सीरीज आप कहीं भी ज्वाइन किए हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से करना, लेकिन प्लीज़ प्रीवियस ईयर यहाँ से कर सकते हो। आपको ज़्यादा प्राइस नहीं है, सिर्फ 500 प्राइस है, ठीक है ना। आपको डिटेल में वीडियो गाइडेंस मिल रहा है, अब नंबर तो है, इन नंबर पर मैसेज करना। थैंक यू सो मच।